क्या दोस्तों आपको पता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत कौन से पायदान पर रहा? सितंबर माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसको चुना गया है? 7 नई रक्षा कंपनियां राष्ट्र को समर्पित किसने की? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 16 अक्टूबर 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट है यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, सितंबर महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसको चुना गया है? मेल कैटेगरी में सितंबर महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है संदीप लमिछाने को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है संदीप लमिछाने। वो किस देश के क्रिकेटर है? दोस्तों याद रखो, यह संदीप लमिछाने नेपाल देश के क्रिकेटर है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने सितंबर के प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए उन 2 क्रिकेटरों को चुना है जिन्होंने हाल के समय में अपने प्रदर्शन से सबको चौंकाया है। और क्रिकेट की शीर्ष संस्था ने नेपाल के लेग स्पिनर संदीप लामिछाने और इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हीथर नाइट को सितंबर महीने के लिए आईसीसी के प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया है। यहां 2 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में सुर्खियों में रहे यह संदीप लामिछाने किस देश के क्रिकेटर है? तो याद रखो नेपाल देश के। और इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन है? हीथर नाइट, और वो सितंबर महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ वीमेन कैटेगरी में चुनी गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं संदीप लमिछाने की। संदीप लमिछाने ने आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में शानदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने सितंबर में 6 वनडे खेले, इसमें 7.38 की औसत और 3.17 की इकोनॉमी रेट से 18 विकेट लिए और टूर्नामेंट के दौरान स्टैंड आउट गेंदबाज थे। और हीथर नाइट की बात करें तो इमेज में आप देख सकते हैं हीथर नाइट ने न्यूजीलैंड के खिलाफ इंग्लैंड की वनडे सीरीज जीतने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उन्होंने 42.80 की औसत से 214 रन बनाए और 3 विकेट भी अपने नाम किए थे। और दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। और आज के वीडियो के क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल आप पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रख दी है, वहां पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया? प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को, मतलब आज 16 अक्टूबर, और आज यह महत्वपूर्ण दिवस मनाया जा रहा है। यहां पर पढ़ सकते हैं विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। तो याद रखो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 16 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना हुई थी। क्या? संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसीलिए यह दिवस मनाया जाता है। FAO मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। और खाद्य और कृषि संगठन के सदस्य देशों ने नवंबर 1979 में 20वें महासम्मेलन में विश्व खाद्य दिवस की स्थापना की थी और 16 अक्टूबर 1981 को विश्व खाद्य दिवस मनाने की शुरुआत की। और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 5 दिसंबर 1980 को इस निर्णय की पुष्टि की गई थी। और यहां हमने जिक्र किया है खाद्य और कृषि संगठन, बोले तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का। तो यह संस्थान का उद्देश्य क्या है? सभी के लिए खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना। और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के 194 सदस्य राज्य है और यह पूरी दुनिया में 130 से अधिक देशों में काम करता है। और विश्व खाद्य दिवस 2021 की थीम क्या रखी गई है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन,
वर्ल्ड फूड डे 2021 की थीम हमारे कार्य हमारा भविष्य है, बेहतर उत्पादन, बेहतर पोषण, बेहतर वातावरण और बेहतर जीवन। इसी थीम के साथ यह वर्ल्ड फूड डे 2021 मनाया जा रहा है। तीसरा क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध 10 दिवसीय दशहरा उत्सव निम्न में से किस शहर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है? दोस्तों, एक ऐसा शहर है जिसमें 10 दिवसीय दशहरा उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और सिटी का नाम है मैसूर। क्या? मैसूर। इमेज में आप देख सकते हैं दशहरा उत्सव यह किस रूप में मनाया जाता है? मैसूर में नाडा हब्बा के रूप में यह उत्सव मनाया जाता है। और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं जो दशहरा से ताल्लुक रखते हैं। यह त्योहार किसकी पूजा अर्चना के साथ शुरू होता है? तो मैसूर में दोस्तों चामुंडी पहाड़ी पर स्थित देवी चामुंडेश्वरी की पूजा अर्चना के साथ यह दशहरा त्योहार शुरू होता है। और मैसूर किस नाम से प्रसिद्ध है? पैलेस सिटी के नाम से हमारे भारत देश में यह मैसूर सिटी है वो फेमस है। क्या? पैलेस सिटी बोले तो मैसूर। और चामुंडेश्वरी मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में किया गया था? इमेज में आप देख सकते हैं चामुंडेश्वरी मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में किया गया था। और यह मंदिर देवी दुर्गा की राक्षस महिषासुर पर विजय का प्रतीक है। क्या? यह मंदिर देवी दुर्गा की राक्षस महिषासुर पर विजय का प्रतीक है। इमेज में आप देख सकते हैं महिषासुर। और मंदिर के मुख्य गर्भगृह में स्थापित देवी की प्रतिमा शुद्ध सोने की बनी हुई है। और यह मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का एक अच्छा नमूना है। और यदि आप क्लास 1-2 के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपके सिलेबस में भारतीय कला एवं संस्कृति है तो यहां से क्वेश्चन निकल सकता है कि यह चामुंडेश्वरी मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का एक अच्छा नमूना है। शहर में सबसे ज्यादा पर्यटक मैसूर के दशहरा उत्सव के दौरान ही आते हैं। और मैसूर के टाइगर के रूप में किसको जाना जाता है? टीपू सुल्तान को मैसूर के टाइगर के रूप में जाना जाता है। और कर्नाटक का श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी था। तो आपने कहीं हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि कर्नाटक का श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी था। और इमेज में यह मकबरे को आप देख सकते हैं। टीपू सुल्तान मैसूर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर श्रीरंगपट्टनम में एक सुंदर मकबरे में अपने पिता हैदर अली और मां फातिमा के बाजू में दफन है। तो याद रख लो, टीपू सुल्तान के पिता का नाम हैदर अली और मां का नाम मां फातिमा। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में फ्लावर स्कॉर्पियन फिश होप्लोसेबेस्टस आर्माटस नामक मछली की एक प्रजाति कहां खोजी गई है? इमेज में आप देख सकते हैं हाल ही में फ्लावर स्कॉर्पियन फिश होप्लोसेबेस्टस आर्माटस नामक मछली की एक नई प्रजाति खोजी गई है हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, अंटार्कटिक महासागर में। और दोस्तों यहाँ एक आर्कटिक महासागर लिखना मैं भूल गया हो तो यह तीनों महासागर में यह मछली की प्रजाति पाई जाती है। लेकिन पहली बार हिंद महासागर में यह मछली की प्रजाति पाई गई है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है हिंद महासागर। तो हाल ही में फ्लावर स्कॉर्पियन फिश होप्लोसेबेस्टस आर्माटस नामक मछली की एक प्रजाति जो केवल प्रशांत महासागर में पाई जाती थी अब हिंद महासागर में भी खोजी गई है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र के तापमान में वृद्धि ने इस प्रजाति को विभिन्न क्षेत्रों में प्रवास हेतु आकर्षित किया होगा। यह रे फिनिश मछली के क्रम से संबंधित है जिसे स्कॉर्पेनिफॉर्मा के नाम से भी जाना जाता है। इसे लगभग एक सदी पहले वर्ष 1929 में जापान से दूर प्रशांत महासागर में खोजा गया था। इमेज में आप देख सकते हैं। और यह स्कॉर्पेनिफॉर्मा परिवार की मछलियां समुद्र के सबसे जहरीले जानवरों में से एक है। याद रखो दोस्तों, स्कॉर्पेनिफॉर्मा परिवार की यह मछलियां समुद्र के सबसे जहरीले जानवरों में से एक मानी जाती है। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को कौन सा दर्जा प्राप्त हुआ है? हाल ही में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को महारत्न का दर्जा प्राप्त हुआ है। यानी कि कंपनी के 3 दर्जे हैं, मिनी रत्न, नवरत्न और महारत्न। यानी कि यह पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन हाल ही में महारत्न कंपनी बन गई है। हाल ही में केंद्र सरकार ने पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को महारत्न का दर्जा प्रदान किया है।
इस प्रकार पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन महारत्न कंपनियों की प्रतिष्ठित श्रेणी में प्रवेश करने वाली देश की 11वीं राज्य स्वामित्व वाली इकाई बन गई है। और महारत्न कंपनी की बात करें तो महारत्न कंपनी के दर्जे के माध्यम से पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन इक्विटी में निवेश करने, वित्तीय संयुक्त उद्यम बनाने, पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां बनाने और देश के साथ साथ विदेशों में विलय एवं अधिग्रहण करने में भी सक्षम हो गई है। यानी कि किसी भी कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया जाए तो इसी तरह की सुविधा भी इस कंपनी को मिलने लगती है। और महारत्न कंपनी का दर्जा उस कंपनी को दिया जाता है जिसने लगातार बीते 3 वर्षों में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का शुद्ध लाभ प्राप्त किया है, अथवा बीते 3 वर्षों के लिए उसका औसत वार्षिक कारोबार 25,000 करोड़ रुपए था, या फिर बीते 3 वर्षों के लिए उसका औसत वार्षिक शुद्ध मूल्य 15,000 करोड़ रुपए है। इसी को ही यह महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जाता है। छठा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दिवस 15 अक्टूबर को नहीं मनाया गया? दोस्तों यहां कुछ इस तरह का क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा दिवस 15 अक्टूबर को नहीं मनाया गया? तो याद रखो, सशस्त्र बल झंडा दिवस 15 अक्टूबर को नहीं मनाया गया, क्योंकि 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस भी मनाया गया, विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस भी मनाया गया और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्मदिवस यानी कि वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे, विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहां सही ऑप्शन है सशस्त्र बल झंडा दिवस 15 अक्टूबर को नहीं मनाया जाता है, क्योंकि सशस्त्र बल झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। और यहां पर इमेज में आप देख सकते हैं ग्लोबल हैंड वॉश डे कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को, और 7 दिसंबर को सशस्त्र बल झंडा दिवस मनाया जाता है। और यह दिवस के अवसर पर अंशदान की राशि ऑनलाइन www.ksb.gov.in पर जमा की जा सकती है और देशभक्ति के लिए आप अपना योगदान दे सकते हैं। और 15 अक्टूबर को विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस यानी कि ग्लोबल हैंड वॉश डे मनाया गया। और याद रखो, इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वीमेन कब मनाया जाता है? वो भी मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। हिंदी में कहे तो अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को। और यह दिन कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने, खाद्य सुरक्षा में सुधार और ग्रामीण गरीबी दूर करने में आदिवासी महिलाओं समेत सभी ग्रामीण महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका और योगदान को महत्व रेखांकित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में किसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया है? हमारे पीएम मोदी जी के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है अमित खरे को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अमित खरे। इमेज में आप देख सकते हैं हाल ही में पूर्व आईएएस अधिकारी अमित खरे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा इस संबंध में जारी अधिसूचना के मुताबिक प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में अमित खरे की नियुक्ति को 2 वर्ष के लिए है। क्या अमित खरे की नियुक्ति 2 वर्ष के लिए की गई है? और आगे बात करें तो अमित खरे वर्ष 1985 बैच के बिहार झारखंड काडर के अधिकारी है। उन्होंने दिसंबर 2019 में शिक्षा मंत्रालय उच्च शिक्षा विभाग के सचिव का पदभार ग्रहण किया था और उन्हीं की देखरेख में 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी गई थी। 8वां क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय ई कचरा दिवस कब मनाया गया? इंटरनेशनल ई वेस्ट डे मनाया जाता है 14 अक्टूबर को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 14 अक्टूबर। बोले तो इंटरनेशनल ई वेस्ट डे मनाया जाता है। विश्व भर में प्रति वर्ष 14 अक्टूबर को ई कचरे के स्वास्थ्य प्रभावों के संबंध में जागरूकता पैदा करने हेतु अंतरराष्ट्रीय ई कचरा दिवस का आयोजन किया जाता है। और इस दिवस की शुरुआत वेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक फोरम किसके द्वारा? वेस्ट इलेक्ट्रॉनिकल एंड इलेक्ट्रिक फोरम द्वारा वर्ष 2018 में की गई थी। कंप्यूटर व उससे संबंधित अन्य उपकरण और टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज जैसे घरेलू उपकरण एवं कैमरे, मोबाइल फोन तथा उससे जुड़े अन्य उत्पाद जब चलन यानी कि उपयोग से बाहर हो जाते हैं तो इन्हें संयुक्त रूप से ई कचरे की संज्ञा दी जाती है। और जुलाई 2020 में संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें बताया गया था कि वर्ष 2020
और 2030 की अवधि में वैश्विक ई कचरे में तकरीबन 38% की बढ़ोतरी हो सकती है। क्या दोस्तों, यह 38% की ई वेस्ट की बढ़ोतरी हमारे विश्व में एक नया प्रदूषण फैला सकती है। नवा क्वेश्चन, वैश्विक भूखमरी सूचकांक यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 ने भारत को कौन सा स्थान दिया है? यह ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 ने भारत को 101वां स्थान दिया है और हमारे भारत देश के लिए एक चिंता का विषय, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 101वां रैंक। और यहां पर पढ़ सकते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत 7 पायदान नीचे गिर गया है, क्योंकि पिछले साल हमारा रैंक था 94वां 94, ओके, और इस साल हमारा रैंक है 101वां। और हमसे भी हमारे पड़ोसी मुल्क है वो 72 स्थिति में है, क्योंकि पाकिस्तान इस इंडेक्स में 92वें स्थान पर, म्यांमार 91वें स्थान पर और हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल और बांग्लादेश 76वें स्थान पर है। तो देखो, वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2021 ने भारत को 116 देशों में से 101वां स्थान दिया है। 2020 में भारत 107 देशों में 94वें स्थान पर था और 2021 की रैंकिंग के अनुसार पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल ने भारत से बेहतर प्रदर्शन किया है। सहायता कार्यों से जुड़ी आयरलैंड की एजेंसी कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मनी का संगठन वेल्ट हंगर हिल्फ की ओर से संयुक्त रूप से तैयार की गई इस रिपोर्ट में भारत में भूखमरी के स्तर को चिंताजनक बताया गया है। और रिपोर्ट के अनुसार पड़ोसी देश जैसा कि नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान भी भूखमरी को लेकर चिंताजनक स्थिति में है। रिपोर्ट में चीन, ब्राजील और कुवैत सहित 18 देशों ने 5 से कम के GHI यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर के साथ टॉप स्थान साझा किया है। 10वां क्वेश्चन, 1,500 छात्रों के लिए आवासीय सुविधाएं वाला छात्रावास भवन कहां निर्माण होगा? 1,500 छात्रों के लिए आवासीय सुविधाएं वाला छात्रावास भवन गुजरात के सूरत शहर में तैयार होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सूरत शहर। और यहां इस इमेज के नीचे क्या लिखा है? मोदी ने किया सूरत में बॉयज हॉस्टल फेज 1 का भूमि पूजन, 1,500 स्टूडेंट्स को मिलेगी सुविधा। सेकंड फेज में अगले साल शुरू होगा। क्या यह सेकंड फेज अगले साल शुरू होगा? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सूरत में सौराष्ट्र पटेल सेवा समाज द्वारा निर्मित लड़कों के छात्रावास के पहले चरण के भूमि पूजन समारोह में भाग लिया और इस छात्रावास भवन में लगभग 1,500 छात्रों के लिए आवासीय सुविधाएं हैं और इसमें छात्रों के लिए सभागार और विशेष पुस्तकालय भी है। और छात्रावास के निर्माण का दूसरा चरण अगले वर्ष आरंभ होगा, जिसमें 500 लड़कियों के रहने की सुविधा होगी। और सौराष्ट्र पटेल सेवा समाज 1983 में स्थापित पंजीकृत संस्था है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखो, समाज के कमजोर वर्गों का शैक्षिक और सामाजिक परिवर्तन करना है। और सौराष्ट्र पटेल सेवा समाज छात्रों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करती है और उन्हें उद्यमिता और कौशल विकास का मंच उपलब्ध कराती है। दोस्तों, यह महत्वपूर्ण बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि सौराष्ट्र पटेल सेवा समाज छात्रों को विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए तैयार करती है। ओके, 11वां क्वेश्चन, हाल ही में यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन के 6ठे कार्यकाल के लिए भारी बहुमत के साथ कौन निर्वाचित हुआ? UNHRC के 6ठे कार्यकाल के लिए भारी बहुमत के साथ एक बार फिर से भारत निर्वाचित हुआ, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंडिया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने ट्वीट करके यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन का सदस्य चुने जाने की जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि भारत 6ठी बार भारी बहुमत से UNHRC के लिए फिर से निर्वाचित हुआ है। मानव अधिकार परिषद संयुक्त राष्ट्र का एक निकाय है जो विश्व भर में मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए काम करता है। इस परिषद का गठन वर्ष 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के जरिए किया गया था। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग इस काम को करता था और संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायुक्त कार्यालय मानव अधिकार परिषद के सचिवालय के रूप में कार्य करता है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनीवा शहर में स्थित है। और UNHRC के सदस्य कैसे चुने जाते हैं? यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन के सदस्य
कैसे चुने जाते हैं? संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद में 47 सदस्य देश शामिल होते हैं। इनका चुनाव संयुक्त राष्ट्र महासभा के जरिए किया जाता है। इस परिषद के सदस्य देशों की सीट का बंटवारा भौगोलिक आधार पर किया जाता है और जिसमें अफ्रीका और एशिया पैसिफिक क्षेत्र से 13 सदस्य चुने जाते हैं। इसके अलावा दक्षिण अमेरिका और कैरेबियाई देशों से 8 सदस्य, पश्चिमी यूरोप से 7 और पूर्वी यूरोप से 6 सदस्यों का चुनाव किया जाता है। 12वां क्वेश्चन, विजयादशमी के पावन अवसर पर 7 नई रक्षा कंपनियां राष्ट्र को समर्पित किसने की? विजयादशमी के पावन अवसर पर 7 नई रक्षा कंपनियां राष्ट्र को समर्पित की है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है पीएम मोदी जी। इमेज में आप देख सकते हैं। सरकार ने देश की रक्षा तैयारियों में आत्मनिर्भरता में सुधार के कदम के तहत आयुध निर्माणी बोर्ड यानी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को एक विभाग से सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाले 7 निगमों में बदलने का निर्णय किया है। 1 अक्टूबर से आयुध निर्माणी बोर्ड को समाप्त कर 7 नई कंपनियां बनाई गई है। जिन 7 नई रक्षा कंपनियों को शामिल किया गया है उनमें मुनिशंस इंडिया लिमिटेड, बख्तरबंद वाहन निगम लिमिटेड बोले तो अवनी, एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, ट्रूप कंफर्ट्स लिमिटेड, यंत्र इंडिया लिमिटेड, इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड और ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड के नाम शामिल है। 13वां और लास्ट क्वेश्चन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में सेला सुरंग के अंतिम चरण के कार्य की शुरुआत की? हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश के सेला सुरंग के अंतिम चरण के कार्य की शुरुआत की। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में सेला सुरंग के अंतिम चरण के कार्य की शुरुआत की। इस अवसर पर श्री राजनाथ सिंह ने देश की सुरक्षा और सामाजिक आर्थिक विकास में प्रतिबद्धता के लिए सीमा सड़क संगठन की सराहना की है। बॉर्डर एरिया के कठिन और संकटग्रस्त इलाकों में जहां आमतौर पर लोग जाने से भी कतराते हैं, वहां पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जवानों ने सर्दी, गर्मी, बरसात, बर्फबारी को झेलते हुए मिलिट्री और सिविल पर्पज से रोड और ब्रिजेस का निर्माण करते हैं। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, काटोल उल्कापिंड कहां से प्राप्त हुआ? काटोल उल्कापिंड 2012 में महाराष्ट्र राज्य से प्राप्त हुआ, जिस पर हाल ही में अध्ययन किया जा रहा है। यानी कि सभी दोस्तों ने महाराष्ट्र का बिल्कुल सही जिक्र किया है। इनमें से कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा तो वो है हर्ष एस क्लब, मनीषा सरवैया, उत्सव भावसार, सेंटा अंकित, संगीता कौशिक, गोहिल भार्गव, प्रवीण शाक्य, पायल पंचाल। सभी दोस्तों का आंसर बिल्कुल सही। हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है वो है रचना मिस्त्री, रविंद्र भानवार, कन्मिया अल्पेश, रेखा निनामा, ड्रीम वर्दी, नीलेश पाटनवाड़िया, प्रवीण पडियार, चौहान चेतन सिंह। हमारे और भी कुछ सब्सक्राइबर फ्रेंड है वो है विहान ठाकुर, हितेश पारगी, FA कुरेशी, मानसी प्रजापति, किंग ऑफ कोले, रसिक जी परमार, परमार महेश और राहुल मेर। सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। हाल ही में सुर्खियों में रही दिव्या देशमुख का संबंध किस खेल से है? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। बताइए, हाल ही में सुर्खियों में रही दिव्या देशमुख का संबंध किस खेल से है? कल विथ इमेज मैंने आपको बताया था। आंसर याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो के लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।